पहले बड़ी खबर महिला आरक्षण बिल से जुड़ी हुई। महिला आरक्षण बिल पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर, बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल को लाने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। मॉनसून सत्र या विशेष सत्र में ही इस बिल को लाकर पास कराया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त महिला आरक्षण बिल से जुड़ी हुई। तो बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल को लाने की संभावना लगभग खत्म हो गई है और इस पर सहमति नहीं बन पाई है। अब तक सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, और क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव हो वो बदले हुए परिसीमन या यूं कहें महिला आरक्षण के साथ चुनाव हो। और यही वजह है कि लगातार गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू लगातार विपक्षी पार्टियों से बातचीत भी कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों के तरफ से ये अपील की गई कि इसको जल्दबाजी में ना किया जाए, इसको लेकर समय जो है वो समय लिया जाए, सभी से और कंस्ट्रक्टिव बातचीत किया जाए। तो सरकार कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी के मूड में नहीं है और ऐसे में जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चर्चा का दौर जो है वो जारी रहेगा और संभावना है कि अगला मानसून सत्र या फिर विशेष सत्र में इस बिल को लाया जाएगा। और देखिए, अभी भी टॉप मिनिस्टर से बात हुई, उनका कहना है कि 2029 तक जो है वो परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और महिला आरक्षण के साथ ही लोकसभा चुनाव हो। इसको लेकर सरकार आगे है। जाहिर सी बात है, कुछ कंसल्टेशन अभी बाकी है, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल अनूप, और लगातार इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि क्या इस बिल की जरूरत है भी है या फिर नहीं है, क्योंकि महिलाएं काफी हद तक सक्षम बन चुकी हैं आज के वक्त में। तो ऐसे में सवाल उठ भी रहे थे, क्या ये वजह हो सकती है कि यहाँ पर सहमति नहीं बन पाई अब तक इस बिल को लेकर? बिल्कुल नहीं। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां एक स्वर में चाहती है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो और लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिले। देखिए, इस पे किसी भी तरीके का दे नहीं है। महिला सशक्त हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिले, इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां ऑन बोर्ड है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। और आपको बता दी कि सरकार इस बिल को जरूर लाएगी और सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए और उसके बाद महिला आरक्षण के साथ ही लोकसभा चुनाव कराया जाए। चूंकि देखिए, बहुत बड़ा बिल है, ऐसे में कंसल्टेशन में कोई कमी ना रहे, ये सरकार की कोशिश है। जी ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी इस खबर को लेकर दी। ग्रेटर नोएडा में बच्ची को गोद दिलाने के नाम पर रुपए की मांग करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल चाइल्ड हेल्पलाइन से थाना AHT को सूचना मिली थी कि थाना बिसरख स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी द्वारा एक बच्ची को गोद दिलाने के नाम पर 2,60,000 की मांग की गई है। थाना AHT और थाना बिसरख पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो बच्ची गोद दिलाने के नाम पर रुपए मांगे गए, 2,60,000 रुपए की मांग की गई थी। ग्रेटर नोएडा की ये खबर, जहां पर ये मामला सामने आया है। लखनऊ में 2 शातिर ड्रग तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। STF ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के भावेश चौहान उर्फ लालू और शोएब अशरफ पठान उर्फ बटला को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुंबई के थाना नया गांव में ये मामला दर्ज किया गया है।
आरोपियों का मादक पदार्थ मुंबई पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद से दोनों मुंबई से भाग निकले थे। लखनऊ से नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी। केमिकल से ब्राउन शुगर बनाकर मुंबई के पबों, होटलों, पार्टियों में सप्लाई किया करते थे। गोरखपुर में साइबर सेल ने साइबर फ्रॉड गिरोह पर शिकंजा कसते हुए 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के साथ करोड़ों के अवैध लेन देन का खुलासा भी हुआ है। लोगों के बैंक खातों में धोखे से अवैध पैसों का लेन देन करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके जज्बे से 10 मोबाइल फोन, 1 टैब, 2 लैपटॉप, 8 कूट रचित मोहर, 28 साइन किए हुए चेक, 4 पासबुक, 3 ATM कार्ड और 2 चेकबुक बरामद किए हैं। सात लोगों को गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की गई तो इसमें कुछ अन्य तथ्य भी आए, जिसमें ये लोगों को बैंक से लोन दिलवाने के लिए भी फर्जीवाड़ा करते थे। डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके उनको लोन दिलवाते थे। जो गिरफ्तार है अभियुक्त, उनके तरफ से 10 मोबाइल बरामद हुए हैं और 2 अदद लैपटॉप बरामद हुए, 28 साइंड चेक्स बरामद हुए हैं और इसके अलावा मल्टीपल ATM कार्ड्स और पासबुक भी बरामद हुए हैं। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज हादसे के बाद प्रशासन ने की है सख्त कार्रवाई। मामले में लापरवाही के आरोप लगे, जिसमें जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिया, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। मंत्री ने अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना, उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए। देखा था आपने उस समय मैं सोया था ऑफिस के पास में। देवाल के वजह से हम लोग बच गए हैं। अगर वो ऑफिस में रहता देवाल तो हम सब भी अंदर में खत्म हो जाते। क्या लेट गए थे वहाँ पर, सो रहे थे? सोया था हम, पता नहीं था कब गिरा है। अच्छा, ये जब गिर गया है। अभी भी यहाँ पर मलबे की सफाई हो रही है, तो क्या अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं? क्या अंदाजा है? फंसा होगा आदमी, बहुत आदमी थी इसमें। अच्छा, फंसा जरूर होगा। कितने आदमी काम करते हैं शिफ्ट में यहाँ पर? यहाँ तो 85 आदमी काम कर रहे थे। देखिए, जो जानकारी मिली है ये घटना दुखद है। हम सरकार के लोग दुखी हैं और जो जनहानि हुई है उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। जो लोग अस्पताल में हैं उनके बेहतर इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया लापरवाही या पाए जाने पर मैंने अपने जिला उद्यान अधिकारी को निलंबित कर दिया है। बाकी की कार्रवाई के लिए जांच की प्रतीक्षा की जा रही है। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। घटनास्थल पर प्रयागराज मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी मनीष वर्मा पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। वहीं मामले में डीएम ने जांच समिति गठित की है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी और 16 लोग घायल हुए थे, जिनका इलाज अभी चल रहा है। यहाँ पर एक कार्रवाई चल रही है अभी तक। यहाँ पर जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फोर्स में चल रहा है। यहाँ पे पुलिस की टीम, यहाँ पे मजिस्ट्रेट्स, यहाँ पर हमारे NDRF, SDRF की पूरी टीम, जो फायर हाइड्रेंट्स हैं, यहाँ पे हमारा लगातार वाटरिंग का काम भी चल रहा है। फुल फोर्स में पूरा यहाँ पर रेस्क्यू का, पूरा मलबा हटाने का, और अगर कोई बचा है जिसकी संभावनाशील लग रही है उनको बचाने का पूरा काम यहाँ पे चल रहा है। देखिए, कल घटना की सूचना मिलते ही पूरा जो संबंधित विभाग हैं और सारे अधिकारी कर्मचारी सक्रिय हो गए थे। SDRF और NDRF की त्वरित कार्यवाही से लोगों ने 16 लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया है, जिनका बहुत ही सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। उनके परिवार वालों से संपर्क करके अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पूरी घटना में पुलिस ने एक FIR भी दर्ज करी है और उसमें आगे
गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हारिश अली आज से 5 दिन के लिए एटीएस की कस्टडी में रिमांड में रहेगा। सहारनपुर का रहने वाला हारिश अली मुरादाबाद के एक डेंटल कॉलेज से बीडीएस कर रहा था। हारिश को यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था। कस्टडी रिमांड के दौरान हारिश को सहारनपुर और मुरादाबाद ले जाएगी एटीएस। हारिश से बरामद मोबाइल, आईपैड, पेन ड्राइव के डाटा एक्सट्रैक्शन से मिली जानकारी पर हारिश से पूछताछ की जाएगी। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खातों की डिटेल से ही खुलेगा आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित नए नेटवर्क का राज। आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित हारिश अली आज से 5 दिन के लिए यूपी एटीएस की कस्टडी रिमांड में है। हारिश अली से बरामद पेन ड्राइव, आईपैड और मोबाइल का डेटा एक्सट्रैक्शन फॉरेंसिक से यूपी एटीएस को प्राप्त हो चुका है। इन्हीं डिजिटल डिवाइसेस से जो जानकारी मिली है उसको और पुख्ता करने के लिए कस्टडी रिमांड के दौरान सहारनपुर और मुरादाबाद भी हारिश को ले जा सकते। सीतापुर में एक बार फिर से अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा। इस बार प्रशासन का बुलडोजर तीर्थनगर नैमिषारण्य में गरजा, जिसमें मिश्रिक तहसील प्रशासन ने 5 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाकर उसमें हुए निर्माण को ध्वस्त करवा दिया। भूमाफियाओं द्वारा बिना नक्शा और बिना लेआउट पास कराए ही अवैध रूप से प्लॉटिंग कराई जा रही थी। सुल्तानपुर में पति ने मामूली सी बात को लेकर बच्चों के सामने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना आज सुबह धनपतगंज ब्लॉक के सेवरा चरथई गांव में बच्चों के सामने हुई। आरोप यह है कि पत्नी का फोन नहीं उठाने पर पति नाराज हो गया, घर आकर पत्नी से मारपीट करने लगा और बच्चों के सामने ही पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। मृतक महिला के 8 साल और 9 साल के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों ने पुलिस को पूरी घटना बताई। एक बड़ा बेटा पंजाब में काम करता है। मार्च 2026 को थाना धनपतगंज ग्राम चरथई में एक महिला की मृत्यु हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने पर जानकारी हुई कि ग्राम चरथई में नक्शेद कोरी उम्र करीब 46 वर्ष को अपनी पत्नी के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद नक्शेद कोरी ने अपनी पत्नी को डंडे फेंक कर मारा, जिससे पेट में डंडा लगने से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस संबंध में पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई प्रचलित है। आगरा नगर निगम के सदन में नगर आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सदन में पारित निंदा प्रस्ताव के विरोध में निगम कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया है। चपरासी से लेकर क्लर्क और अधिकारियों तक सभी कर्मचारियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर नगर आयुक्त का समर्थन किया। विरोध के बावजूद कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इस मामले पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रही तनातनी के चलते नगर निगम का माहौल राजनीतिक अखाड़े में बदलता दिखाई दे रहा है। संभल में चर्चित हरिमंदिर जामा मस्जिद विवाद में एक नई याचिका दायर की गई है। दुर्गादास मढ़ी के महंत रमाकांत पुरी ने सिविल जज कोर्ट में पक्षकार बनने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की। याचिका में महंत ने विवादित स्थल को हरिमंदिर बताते हुए कोर्ट के अंतिम निर्णय से पहले वहां पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब स्थल विवादित है और पुताई तक की अनुमति नहीं है तो नमाज क्यों हो रही है। साथ ही मांग की गई है कि अगर नमाज बंद नहीं होती है तो सनातन समाज को वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए। हरिहर मंदिर है और था और रहेगा, लेकिन जैसे समाजवादी के सांसद ने कहा कि वो तो मस्जिद थी, है और रहेगी। जब वो सांसद ये कहता है कि मस्जिद थी और है और रहेगी, तो हम भी कहते हैं वो मंदिर हमारा था और है और रहेगा। हमारी मांग है कि जो विवादित ढांचा है, जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक नमाज रोक दी जाए,
पूजा नहीं तो नवाज क्यों। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बागोवाली बाईपास पर ब्रेक फेल होने से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचलते हुए 2 कार समेत कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पूरी तरह से टूट गई, जबकि दूसरी गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में बाइक सवार लड़का बाल बचा है। लड़का और लड़की दोनों बच गए। हादसे के बाद ट्रक चालक यहां से भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे भी पकड़ लिया और पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। कानपुर के एक सिनेमा हॉल में लड़की के साथ छेड़खानी की वजह से दर्शकों ने आरोपी युवक को पकड़कर पीटा है। फिल्म धुरंधर 2 के शो के दौरान हुई घटना। अंधेरे का फायदा उठाकर यह हरकत की गई। युवती ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। कल देर शाम की यह घटना है। रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित गुरुदेव पैलेस टॉकीज का मामला। बरेली में प्रेम संबंध में 2 पक्षों के बीच जमकर हो गया बवाल। निकाह की जिद पर अड़ी एक लड़की अपने प्रेमी के घर पर पहुंचकर वहीं पर बैठ गई। इसके बाद दोनों परिवार आमने सामने आ गए। पूरा मामला सीबीगंज क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की का अपने ही मजहब के लड़के से प्रेम प्रसंग था। दोनों का आज निकाह होना तय था। लड़की ने परिजनों से लड़के से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन परिजनों ने जाति के ऊंच नीच का हवाला देकर रिश्ते से इनकार किया। बताया जा रहा है लड़का और लड़की के घर आमने सामने हैं। लड़की के इस कदम से नाराज उसके परिजनों ने कथित रूप से अपने छत से प्रेमी के घर पर जमकर पथराव किया है। नोएडा में आगामी लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर डीएम मेधा रूपम ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंच व्यवस्था को लेकर रैली स्थल और पार्किंग की व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया। डीएम ने वीआईपी एंट्री एग्जिट व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और ट्रैफिक को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर स्पष्ट साइनेज बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि लोगों और अतिथियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समीक्षा बैठक की है। उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट साइट पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से समीक्षा बैठक की गई। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी ने ट्रंप से हुई बात की और जानकारी इसकी दी है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बातचीत की है पीएम मोदी से। भारत शांति बहाली के कदमों का समर्थन करता है, पीएम ने कहा, और शांति स्थिरता के प्रयासों पर सहमति बनी है। ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है पीएम ने। पश्चिम एशिया के हालात पर ट्रंप से चर्चा हुई, उन्होंने लिखा, और राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। ये तमाम बातें पीएम मोदी ने लिखी हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वहीं उन्होंने खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि एक समय था जब खिलाड़ियों में प्रतिभा थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। खेल के मैदानों पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। आज प्रदेश में अवसर भी है और संसाधन भी है। प्रीतिपाल जी, पैरा एथलेटिक्स पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 की खिलाड़ी में प्रतिभा थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। न खेल के मैदान थे, खेल के मैदानों पर वो माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। सरकार का बजट का पैसा ये भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ता था। खेल तो उपेक्षित क्षेत्र था। देश के अंदर खेल 2014 में गवर्नमेंट के एजेंडे का हिस्सा बना, अन्यथा उससे पहले उपेक्षित था। प्रदेश में 2017 के बाद खेल के बारे में कुछ सोचा जाए और खेल के बारे में कुछ बजट दिया जाए। आज हमारा बजट खेल में
कई गुना बढ़ा है और हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में बजट दिया है। पहले बजट नहीं होता था, अब हम बजट इतना देते हैं कि विभाग उसको खर्च नहीं कर पाता है। मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि भाई ये बेहतरीन सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराओ। धुरंधर 2 में अतीत की चर्चा के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। पहले समानांतर सरकार चलाता था माफिया, ये सीएम योगी ने कहा है और कहा कि हमने माफिया की कमर तोड़ दी। माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी रहेगी। तमाम बातें सीएम योगी ने कही हैं। जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचार वश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? एक हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, न उद्यमी को, न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को। तो हम लोगों ने तय किया, इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है, इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सरकार आने पर महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देने के अखिलेश के बयान पर निशाना साधा और कहा कि सपा 40,000 क्या 4 लाख रुपए भी दे, तब भी महिलाएं बीजेपी को ही वोट करें। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में आने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कोई भी महिला वो 40,000 नहीं 40 लाख रुपया देने की बात करे तो समाजवादी पार्टी के साइकिल की बटन नहीं दबा सकती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हमने साइकिल की बटन दबाया तो उनकी सुरक्षा, उनके सुहाग की सुरक्षा, उनके संतान की सुरक्षा, उनके राखी की सुरक्षा सब खतरे में पड़ेगी।